अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और मिड ऑफ वीक चल रहा है, इस वक्त हम हफ्ते के बीच खड़े हैं। आपका पिछला हफ्ता तो अच्छा गुजरा ही होगा, लेकिन इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा हफ्ता भी गुजरे और इसके साथ साथ मौसम आप इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त लाहौर का मौसम बेहतरीन जा रहा है और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिश हो रही है। इस्लामाबाद शामिल है। आज भी पेशगोई की गई है इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। तो जनाब एहतियात का दामन हाथ में रखते हुए इस मौसम को एंजॉय करें। और इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करें, आप देखें कैसी कैसी सूरत हाल मौसमी तगय्युरात में कैसी कैसी चीजें आप देखने को सामने आ रही हैं। रूस की बात कर रहा हूं, उसका इलाका काम चटका, जहां मशरकी साहली इलाके में शदीद ज़लज़ला आया है और जिसकी शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई है। मौसमी तगय्युरात को जो कहते हैं लोग के असल नहीं है, देख लें इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज रूस के कामचटका जजीरा नुमा शहर के मशरिक में तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर 19 किलोमीटर की गहराई में था। और रूसी वजीर खारजा के मुताबिक ज़लज़ले के बाद कामचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। जी हाँ, ज़लज़ले के बाद चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। हादसात में बाज़ इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, कई अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम ने शहरियों से कहा है कि वो फिलहाल ये जो टाउन है इसको खाली कर दे, जिसके बाद इनखिला जारी है। मुमकिना सुनामी लहरों के पेश नज़र बहरुल काहिल में सुनामी की जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। और जापान और फिलिपाइन ने भी इमरजेंसी वार्निंग जारी की है, जबकि अमेरिका ने कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ऑरेगन और अलास्का रियासतों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी सुनामी की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है। ये जो विजुअल्स, ये जो फुटेजेस आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें आप बज़ाहिर तौर पर देख सकते हैं ये कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था और इसके बाइस किस तरीके से लोग खौफ व हरास का शिकार हुए और दफातर या जहाँ भी कहीं काम के लिए बैठे हुए थे वहाँ से उठकर बाहर आ गए। 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला वाकई बहुत ज़्यादा होता है और ये जो फुटेजेस हैं ये इस बात को आपको क्लियर कर रही है कि कितनी शिद्दत का और ये तमाम तर इलाके जो हैं है ना, ये खासकर अमेरिका की अगर बात करें बहरुल काहिल के साथ हैं। और जब सुनामी वार्निंग जारी की गई है तो इसके इर्द गिर्द जितने भी मुमालिक हैं उन सब में अलार्मिंग सी सिचुएशन है और बताया जा रहा है कि जितने मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर ये सुनामी आने का खदशा है, जिसके पेश नज़र पहले से इकदाम ले लिए गए हैं। ये काफ़ी ऐसा इकदाम है उनकी डिपार्टमेंट्स की जानिब से अपने लोगों को महफूज जारी करके इलाके को खाली करा लिया गया। चल के बढ़ते हैं, ज़रा सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल 5 अगस्त है, ताहाल कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई है। 5 अगस्त की तहरीक पर पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है और गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई का पैगाम देते हुए अलीमा खान ने कहा कि तहरीक शुरू हो चुकी, सब लोग अपना हिस्सा डालें और हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। और फिर गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फिर कहा कि ये चैलेंज है, आईनी और जमहूरी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। हुकूमत मुतअद्दिद बार वाज़े कर चुकी है कि हम KP में तब्दीली नहीं चाहते, मगर सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर को बार बार हुकूमत गिराने का बयान देना ही क्यों पड़ रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 5 अगस्त को सूबे में एहतजाजी मुजाहिरे को खुद लीड करूंगा। और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी का हुक्म है कि हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत चलेगी, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं। इस सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करी। बिल्कुल, और सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर जजकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे सलमान भाई, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तहरीक आपको लगता है इज इन सेफ हैंड्स? देखिए, बात यह है कि तहरीक को लीड जो है, अगर से कहते हैं बानी पीटीआई को वो खुद करेंगे, लेकिन वो तो क्योंकि जेल में है तो वो किस हद तक लीड कर सकते हैं, वो एक सवालिया निशान है। जो बाहर बैठी हुई क़यादत है जिसे लीड करना है, उसमें से बाज़ लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और बानी पीटीआई के साथ भी हैं। और जो गर्मजोशी और जो वलवला, जो शिद्दत तहरीक के बारे में नज़र आनी चाहिए थी, वो तो अभी तक हम नहीं देख रहे, जिसकी वजह से लगता यह है कि जो 5 अगस्त वाले दिन तहरीक अगरचे आगाज़ हो सकता है, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि एक शिद्दत वाली तहरीक नहीं होगी। और ये इसका मोमेंटम किस हद तक बना सकेंगे पीटीआई वाले, वो खुद एक सवालिया निशान है। क्योंकि पीटीआई के अंदर भी अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लगता यह है कि वो 2 हिस्सों में बट गए हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी पीटीआई के अंदर एक धड़ा है
जो ये समझता है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए और मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा ग्रुप ये समझता है, जिसमें खुद बानी पीटीआई भी है, कि अब मुज़ाकरात का दौर गुजर चुका है। अच्छा, मसला ये है कि ये जो दो तकसीम है ये खुद पीटीआई के लिए मुश्किल बनी हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ी तहरीक नहीं पैदा हो रही। लेकिन बानी पीटीआई के जो बयानात हैं उसमें जितनी शिद्दत आती है, उससे पीटीआई की जो बाहर बैठी हुई लीडरशिप है उसको चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन बहरहाल बानी पीटीआई है, उन्होंने तो अपने बयानात देने हैं और जिस तरह से वो दे रहे हैं उससे यही मंजरनामा नजर आता है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में पिछली दफा कहा था कि मुझे बानी पीटीआई के बच्चे जो हैं वो उनकी आमद नजर नहीं आ रही है, और उसका मैंने आपको ये कहा था कि अलीमा खान चाहती हैं कि वो आए, जबकि जमाइमा और बुशरा बीबी नहीं चाहती हैं। और बानी पीटीआई भी क्यों चाहेंगे कि उनके बेटे किसी मुश्किल का गिरफ्तार हों, जब धमकियां भी मिल रही हों कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो यहूदी हैं, वो फलां हैं, वो ये हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो भी बात कमजोर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत में महाजराई, शिद्दत पसंदी, इंतशार और टकराव जो है वो बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह से 9 मई के मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं उसका एक रिएक्शन है पीटीआई के अंदर। फिर आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन की माशाल्लाह सियासी फुर्तियां कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। तो इससे लगता यह है कि अभी आने वाले दिनों में और बहुत से लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ऐसा होता है तो फिर तो आप ये देखिए ना कि टकराव को खुद हुकूमत इनवाइट कर रही है, और जब हुकूमत इनवाइट कर रही है तो उससे एक महाजराई पैदा होगी। फिर पीटीआई का वो धड़ा जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मसालत चाहता है उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि ऐसी सूरत हाल में फिर किस तरह से हम मुफाहमत की बात करें। अच्छा। फिर उनको भी उसी लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा जो बानी पीटीआई इस वक्त चाह रहे हैं। सलमान हफीज साहब, अगर ये जो सूरत हाल है इस एहतजाज की अगर हम देखें, जिसमें अभी हमने बात की, लोग तो कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे हैं क़यादत को, तो अगर ये एहतजाज उस तरीके से नहीं कर पाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से उसे करना चाहिए, जितना मौसर, ताकि हुकूमत को कोई सरप्राइज मिले, तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि पिछले बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि खास मौसर ना तो तहरीक चल सकी और ना ही कोई इस तरह का एहतजाज हो सका। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई तहरीक चलती है ना तो उसका जो सबसे बड़ा नुक्ता होता है पंजाब होता है। अगर पंजाब से कोई तहरीक उठे तो वो एक कौमी तहरीक की शक्ल में तब्दील हो सकती है। अभी पंजाब की सियासत में तो वो चीज़ नजर नहीं आ रही, एक बात। दूसरी, पंजाब हुकूमत क्यों उनको वो पॉलिटिकल स्पेस देगी कि लोगों का एक बड़ा रेला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाए या बाहर निकले, एहतजाज करे। तो इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे, वो गिरफ्तारियां भी करेंगे, वो रुकावटें भी पैदा करेंगे। अब सिर्फ एक स्पेस है पीटीआई के लिए, वो है केपीके की। अब वहां अली अमीन गंडापुर किस तरह से बाहर निकलते हैं? अब तो बहुत से तजिया निगार ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है, वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो रोजाना हुकूमत गिरा के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर हुकूमत गिराने की बातें करते हैं। तो केपीके के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी तो मौजूद है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर हुकूमत जा रही है तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है कि वो सियासी शहीद बने इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एहतजाज को लीड भी करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर की हुकूमत मुझे नहीं लगता जाएगी, क्योंकि अगर वो जाएगी तो फिर पीटीआई के पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। हुकूमत ने वो फिर माहौल खुद पैदा करना है जिसकी बुनियाद पे पीटीआई का वो धड़ा जो सारा का सारा हुकूमत के केपीके की हुकूमत में और जो मसालत की सियासत चाहता है एस्टैब्लिशमेंट से, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो बानी पीटीआई का जो मौकफ है उसके साथ खुद को खड़ा करें। अभी अगर हम फैसल करीम कुंडी साहब के अलावा अगर देखें तो हुकूमत के तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है केपी की हुकूमत गिराने में या वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग कराने में। लेकिन बार बार उन्हें ये बयान देना पड़ रहा है कि हुकूमत गिराने की कोशिश की गई तो ये कर देंगे। हुकूमत तो आखिरी दिन तक कहती है कि हमने हुकूमत नहीं गिरानी। पहली बात याद रखिएगा, हुकूमत यही कहेगी हम नहीं गिराएंगे। और दूसरा, हुकूमत गिरा ही नहीं सकती क्योंकि हुकूमत के पास है क्या पल्ले। जिनके पास ताकत है एस्टैब्लिशमेंट, अगर वहां से कोई इशारा मिलेगा तो केपीके की हुकूमत तब्दील होगी ना। ये शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं तब्दील करनी या मौलाना फजलुर रहमान ने तो तब्दील नहीं करनी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो बैलेंस ऑफ पावर है इस वक्त, यानी एक सूबे में पीटीआई की हुकूमत का रहना जो है वो खुद एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता है। और अगर वो वहां पे नहीं होगा तो फिर उस पूरे धड़े को जो केपीके का है, जिसको पख्तून नेशनलिज्म जो है वो एक और शक्ल में सामने आएगा जो हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। और जो फैसल करीम कुंडी है वो उनकी, क्योंकि पहले से अली अमीन गंडापुर के साथ लगती है, सियासी चपकलिश है, उनको कई दफ़ा उनको हराया भी गया अली अमीन गंडापुर ने उनको। तो इसलिए वो एक लड़ाई हमें नजर आ रही है। और फेडरल गवर्नमेंट अगरचे जैसे आपने कहा कि फौरी तौर पे कुछ बड़े बयानात नहीं दे रही, लेकिन एक जगह पर यह है कि अगर फैसल करीम अपना अली अमीन गंडापुर मुश्किलात पैदा करे, जैसे अभी उन्होंने
दहशतगर्दी के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत रेड लाइन क्रॉस की है। और कल जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन शुरू हुआ है वहां पर, उसके बारे में भी उनकी रिजर्वेशन है और रात गए उन्होंने काफी अहम फैसले किए हैं। तो अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो फिर शायद वहां पर कोई इम्कान पैदा हो कि उनको तब्दील किया जा सके। लेकिन वो भी फिर पीटीआई के अंदर से एक इंटरनल तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, उस तरह से पीटीआई की हुकूमत को फारिग नहीं करेंगे। राइट, तो ये अभी आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत के बल्ले कुछ नहीं, फिर अलीमा खान साहिबा ठीक कह रही हैं ना कि ये पार्टी तो खुद पार्टी नहीं है जिसमें एक बंदे के पास इतने सारे ओहदे हैं। कौन सी पार्टी? इसहाक डार, ये मुस्लिम लीग नून के बारे में कह रहे हैं। इसहाक डार जो है मुस्लिम लीग नून का तो देखे ना, मसला ये है कि उन्होंने तो सारा अपना वजन जो है एस्टैब्लिशमेंट की गोद में डाल दिया। उनकी तो सारी सियासत इस एस्टैब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। उनको पता है कि वो कैसे फॉर्म 47 के साथ उनकी हुकूमत बनी है, किसके इशारे पे बनी है, किसने हुकूमत बनाई है। वो अगर उस ट्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इसलिए उन्होंने तो उसी विकेट पे खेलना है जिस विकेट पे उनको खिलाया जाएगा। अब आप देखिए ना, कभी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब नाला है, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन मसला ये है कि सबने तो डील की है और जिस डील के तहत ही तो ये सारा 8 मई का बंदोबस्त किया गया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब ये कहते हैं, मैं असूली तौर पर तो पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास इख्तियारात हैं मुज़ाकरात के? क्या हुकूमत कोई फैसला कर सकती है? इसका जवाब नफी में है। फैसला वही होगा जिन लोगों के पास ताकत है। बिल्कुल ठीक है। सलमान अभी साहब, अभी हम एक अहम खबर शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। भारत मार्का हक में शिकस्त खा चुका है। अब फितना और खवारिज और फितना और हिंद जैसे प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है। ये तमाम फितनाबाज अनासर भी इसी से 2-4 होंगे जो उन्हें मार्का हक में मिला था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान से खिताब। उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। बलोचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम, खास तौर पर बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को कमजोर करने की एक नाकाम कोशिश है। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक आवाज बनना होगा। इज्तिमाई कौमी अज़्म के बगैर दहशतगर्दी जैसे खतरे से निमटना मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की खुली सरपरस्ती को सख्ती से मुस्तरद भी कर दिया। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद से खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, बताइएगा कि मजीद एफएम ने क्या कहा? जी देखिए, जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल वर्कशॉप जो बलोचिस्तान में है और 16वीं इजलास था, उसमें शुरका के साथ मुलाकात भी की और इस वर्कशॉप से खिताब भी किया। इस वर्कशॉप में जो है अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी और सरकारी अफसरान और साफी और दानिशवर भी इसमें शरीक हुए थे। और आर्मी चीफ ने खासकर जो बलूचिस्तान की समाजी तरक्की है, इसको पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर करार दिया है। और फील्ड मार्शल का ये कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। और फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से जो दहशतगर्दों की खुली सरपरस्ती है, उसको सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उनका ये मौक़िफ़ है कि मार्का हक के बाद जो है बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज जो है वो हरकत में है और पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए कोशिश है। और पाकिस्तान के जो मुहिब वतन अवाम है, खासतौर पर बलोच अवाम है, ये इनकी हुब्बुल वतनी को कमजोर करने की एक मजमूम जो है वो कोशिश की जा रही है। और भारत की जानिब से फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंद को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वार का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन उनका ये कहना था कि ये तमाम फितनाबाज अनासर इंशाल्लाह इस अंजाम से 2-4 होंगे जो इन्हें मार्का हक में मिला था। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक की बात कर रहे हैं, तो अब बानी पीटीआई ने कह दिया कि हमारी तहरीक जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत चलेगी, जिसकी जो सरबराही है वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे। तो इस तरीके से क्या ये तहरीक किसी हद तक मौसर होगी? देखिए, महमूद खान अचकज़ई का तो जोर किसी हद तक बलूचिस्तान में चलता है। उसका तो कोई पस मंज़र जो है वो आपको बाकी सूबों में तो उस तरह से नज़र नहीं आता। वो लीड कर सकते हैं, जैसे वो लीड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो महमूद खान अचकज़ई की तहरीक जो है वो भी कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पैदा कर सकेगी। मीडिया की हद तक तो रहा जा सकता है, लेकिन निकलना बहरहाल बुनियादी तौर पर पीटीआई के वर्करों को है और पंजाब से निकलना है। अगर पंजाब से निकलेंगे तो एक बड़ा मोमेंटम पैदा होगा। और अगर पंजाब में पीटीआई लोगों को, वोटरों को, अपने सपोर्टरों को मोबिलाइज नहीं कर पाती और वो बाहर नहीं निकलते, तो मुझे उस तहरीक का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आ रहा। इसलिए गेंद इस वक्त पीटीआई के कोर्ट में है और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी कोर्ट में, जो मौजूदा लीडरशिप है क्योंकि मौजूदा लीडरशिप की नाकामियां बहुत बढ़ गई हैं।
ना वो तंजीमी मामलात को दुरुस्त कर सके हैं, ना वो तंजीम के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर सके हैं, ना वोटरों को वो मुतमईन कर सके हैं, सपोर्टरों को मुतमईन कर सके हैं। आपस की जो बाहमी चपकलिश है वो इनकी इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसलिए ये देखना होगा कि पीटीआई जब 5 अगस्त को बाहर निकलती है तो किस हद तक मोबिलाइजेशन पंजाब से होती है और पंजाब से उनको क्या रिस्पांस मिलता है। अगर उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मामला हो सकेगा। और अली अमीन गंडापुर भी वजीर आला के तौर पर अगर वो रहना चाहते हैं वजीर आला के तौर पर तो फिर वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। एक हद तक ही वो तहरीक को लेकर आगे चलेंगे और एहतजाज की हद तक ही रहा जाएगा, जैसे कहा गया कि सब लोग अपने अपने सूबों में एहतजाज करें। इससे ज्यादा तो किसी ने अभी कोई कॉल तो नहीं दी कि सब आप इस्लामाबाद इकट्ठे हो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज नजर आ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के एहतजाज से एक बड़ी तहरीक को पैदा करना वो जरा मुश्किल काम नजर आ रहा है। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर उस पर रोशनी डाली है। डेडलाइन करीब आ रही है, तहरीक इंसाफ देखिए किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, अपनी जो आपसी जो चपकलिश है उसको किस तरह से दूर करती है और इस तहरीक को कामयाब बनाने में आगे बढ़ती है। ये तो मुल्क की सियासत की बात हो गई, हमारे हमसाया मुल्क की सियासत की बात करना आज बहुत जरूरी है। आज चॉकलेट फेमस हम यानी देखिए तो सही, लोग वहां बैठे हमारी चॉकलेट्स जो है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पहले जंगी तैयारों की बातें हो रही थी, अब चॉकलेट्स की बातें हो रही है। तो जनाब पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त खाई है, उसके बाद मोदी सरकार इस वक्त सियासी और अस्करी दोनों महाजों पर शदीद दबाव का शिकार है और पहलगाम वाकये में सिक्योरिटी नाकामी के बाद भारतीय लोकसभा के सेशन में शदीद गर्मागर्मी हुई। ऑपोजिशन ने मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया और भारतीय रुकन पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने पाक फजाई के हाथों भारतीय राफेल तैयारा गिराए जाने की शवाहिद लोकसभा इजलास में ही पेश कर दी है। सेशन से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के 30 मिनट बाद ही पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारे गिरने के पीछे भारतीय हुकूमत की ही गलती है। खूब तनकीद की गई और फिर जब कुछ नहीं मिला तो फिर चॉकलेट निकल आई। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत ना मिलने पर भारतीय वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों के पास से चॉकलेट मिलने वाली अजीब मंतक गढ़ दी। बोले हमारे पास सबूत है, दहशतगर्दों के पास से पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। और उधर स्कॉटलैंड से वतन वापसी पर तैयारी में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार याद करवा रहे हैं कि जंग रुकवाने का काम उन्होंने किया है और साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती मुआहदा ना होने पर भारत पर भारी टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी है। 25% कह रहे हैं कि मजीद टैरिफ लगाएंगे और भारत से तिजारती मुआहदा अभी तक तय नहीं पाया है। तिजारती मुआहदा ना हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगेगा। तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो 28वीं मरतबा उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उन्होंने जंगबंदी करवाई और भारत माने ना माने हम मानते हैं। हमारी जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इंतहाई कम मुद्दत में भारत के खिलाफ जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की लीडरशिप में दलेरी से जंग लड़ी। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने पाक भारत जंगबंदी करवाई है, इससे बड़ी सिफारतकारी और बड़ी सिफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। पाकिस्तान बार बार बता चुका है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को इस ऑपरेशन में, इस जंग में खास तौर पर। लेकिन भारत है इनकारी है, मान नहीं रहा है अभी तक और भारत को अब जवाब देने के लिए अपने ही अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। मोदी सरकार को जवाब देने के लिए पार्लियामेंट से ही आवाज़ें उठ रही हैं और पार्लियामेंट में जब बात हुई तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात शुरू हो गए कि आप इस मुल्क चले जाइए या आप इस मुल्क से होकर आए थे। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा और जो सुबकी हुई है वो सबके सामने। 29वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है तो इससे बड़ी सबकी कोई नहीं हो सकती। हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद हारिस से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो RMIT यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद हारिस की रिसर्च का बड़ा चर्चा हो रहा है और उनकी टीम ने कचरे से बना हुआ एक कार्बन पर मबनी इलेक्ट्रोड तैयार किया है। ये इलेक्ट्रोड फुजला पानी से धातुओं को पकड़ता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करता है और इससे साफ हाइड्रोजन तवानाई, मीठे पानी के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़, फुजला पानी की सफाई के अखराजात को कम करना और ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। और इसी रिसर्च पर हमने डॉक्टर मोहम्मद हारिस से बात करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। और सो मच आप हमें मेलबर्न से ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जो रिसर्च है बड़ी डिफरेंट है, इसमें कार्बन पर जो मबनी इलेक्ट्रोड है वो क्या है, उसके हवाले से जरा तफसीलन हमें बताएं। और ये किस तरीके से गंदे पानी से धातुओं को पकड़ता है और फिर ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करता है, ये जरा तफसीलन बताइएगा। जी मैं आपको इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, ये इसके इस्तेमाल करने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल किया जाता है और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो मुख्तलिफ धातुओं और मुख्तलिफ मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि नायाब भी हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेस्ट से एक कार्बन का ऐसा मटेरियल बनाया है कि जो वेस्ट वाटर से इन कीमती धातुओं को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और साथ ही साथ इनको इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो कि CO2 एमिट नहीं करती और क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। इसका एक और जो एडवांटेज है वो ये कि ये साफ पानी के ऊपर बोझ नहीं बनता, जबकि ये गंदे पानी को इस्तेमाल में लाता है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस गंदे पानी को भी किसी हद तक साफ करके आपको डिस्पोज अप करना होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये उसकी भी कॉस्ट को बचाता है। तो ये साइमल्टेनियसली जो है ये काफी सारी जो चीजें हैं ये एक रिसर्च के अंदर जमा है। राइट। तो डॉक्टर हारिस, हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग कभी उन्होंने कोई चीज़ ज़ाया करनी हो तो पानी में फेंक देने को तरजीह देते हैं और इसी वजह से बहुत सारे गंदे नाले हमें दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से जाने के बाद कैसे, यानी ये अपनी जर्नी बताइएगा, आपके जहन में कैसे आया कि इस पानी को भी दुरुस्त किया जा सकता है, इसमें जो फजला है और उनमें जो ये जो चीज़ें पाई जाती हैं, ख़ासकर जो आपकी रिसर्च का बड़ा हिस्सा है जिसके ऊपर कि इस पानी को साफ़ भी करना है और इससे धातुओं को अपने अंदर जज्ब करके उसको इस्तेमाल भी करना है, तो कैसे आपके ज़हन में आए? देखिए, इसमें जो आपने पहली बात की कि बेसिकली जो वेस्ट वाटर है इसकी मॉनिटरिंग और इसको किसी हद तक साफ करके डिस्पोज ऑफ करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इस्तेमाल में नहीं भी लाते तो इसको इसलिए जरूरी है कि वरना ये आपकी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर अल्टीमेटली जमीन के पानी में और खुराक के जरिए से अल्टीमेटली आप तक ही वापस आता है और इसीलिए ये कार्सिनोजेनिक और इस तरह की काफी सारी चीजों की मतलब इसमें ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं कि जो इस तरह की बीमारियां काज करते हैं। तो मोटिवेशन जितने भी ये डेवलप कंट्रीज हैं इनका हमेशा से लोगों की सेफ्टी के ऊपर और लोगों की हेल्थ के ऊपर एक बड़ा जोर होता है और दूसरी बात यह है कि वो ये कोशिश करते हैं कि एक आजकल कंसेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी का भी है कि कोई भी चीज जाया ना जाए। तो मैं खुद पर्सनली भी मेरा रुझान काफी सारा इस चीज की तरफ है कि मतलब हम किसी भी चीज को जो है वो जाया ना करें और उसको मतलब हम किसी भी तरह से मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो यूटिलिटीज होती हैं ना जी जो जदीद वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं पानी को साफ करने के लिए, इनको काफी ज्यादा इसका मतलब अखराजात इन्हें आते हैं उसको सफाई करने के ऊपर और पानी को इवन सेफली डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मैं ड्रिंकिंग वाटर की अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको वो जो पानी बहा देते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनकी ये कोशिश होती है कि जब इतना ज्यादा उसके ऊपर एक कॉस्ट भी आ रही है तो अगर उसमें से कोई वैल्यूएबल चीज हम एक्सट्रैक्ट कर सकें तो वो एक वैल्यू एडिशन भी है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये एक्चुअली एक होल प्रोसेस है जो कि जदीद पूरी दुनिया में इस वक्त लोग नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली कि पानी में से कोई भी वेस्ट हम जाया ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये जरूरी भी है जिस तरह से आपने कहा कि ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इससे बचा सके। और मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर में रिसर्च जो होती है उसके लिए अरबों रुपए मुख्तस किए जाते हैं, पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जो तरक्की पजीर है इसमें क्या इस चीज़ का नफाज मुमकिन है और अगर है तो कितनी कॉस्ट आएगी इस तरह की, खासतौर पर रिसर्चेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और ये जो आपने रिसर्च की है उसके बाद ये जो काम है ये पाकिस्तान में कारआमद है और किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या इसकी कॉस्ट कम है?
देखिए इलेक्ट्रोलिसिस एक जो काफी वेल डिफाइंड प्रोसेस है, मगर इसकी जो बॉटलनेक वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें मटेरियल की कॉस्ट और साफ पानी का इस्तेमाल, इस तरह की चीजें हैं। तो इसके ऊपर दुनिया में बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसकी मेन वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली CO2 एमिट नहीं करता, तो क्लाइमेट के लिए काफी फेवरेबल है। और ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड पोर्टेबल सिस्टम है कि इसे आप एक जनरेटर की तरह समझ लें। ये कि दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं पे भी आप लगाएं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसीज के लिए, कहीं पे भी। और दुनिया में इस पे तेज से काम हो रहा है, बल्कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में भी चंद कंपनी जो हैं वो इस पे ऑन बोर्ड हैं और कुछ इस हवाले से हमसे बातचीत कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी को मजीद अपग्रेड करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी आप चंद सालों में देखेंगे कि मतलब इस तरफ काफी तेजी से ये जो है ये आएगी। मगर इसमें एक और चीज जो आपने बात की कि पाकिस्तान में, बिल्कुल जी पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है, और मतलब लेकिन ये चीज रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इन ममालिक में जदीद में रुझान इस तरफ है कि CO2 की रिडक्शंस ना हो, आपके पानी में जो मतलब इस तरह की मेटल्स हैं या इस तरह की चीजें हैं वो मतलब जाया ना हो, आप ही आपको बचाने के लिए। जी तो मुझे डॉक्टर हारिस बताइएगा, छोटा सा पैगाम और कुछ सजेशन जो पाकिस्तानी हुकूमत को आप देना चाहें कि किस तरह से अपने पानी को महफूज कर सकती है वो। देखें, पानी को महफूज करने से पहले उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे तो महफूज नहीं कर पाएंगे। मगर ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत सीवियरली लैक करते हैं और हमारे पास कोई सिस्टमेटिक ना तो डाटा अवेलेबल है ना कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो पानी की जो सेफ्टी है या पानी की जो उस पर रेगुलेशंस होंगी मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना लोगों की सेहत का बेसिकली एक बुनियादी हक भी है कि लोग जो है वो साफ पानी से इस्तेफादा कर सकें किसी भी हार्मफुल चीज़ों से बचने के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हारिस हमारे साथ मौजूद थे और जो उनका काम है माहौलियाती चैलेंजेस के हले एक जिद्दत की मजबूत मिसाल है और इस तरह से आप गंदे पानी से साफ तवानाई हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें इन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए। भी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जनाब। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। क्रिकेट पर भी डिस्कशन करेंगे, इसके साथ साथ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आपको अपने किचन में भी लेकर जाएंगे। शेफ मारवी से आज कुछ नई रेसिपी भी सीखेंगे। लेकिन टॉप ऑफ द आवर हम बात करते हैं, अगर उर्दू अदब का जिक्र हो और मेरी और आप सबकी फेवरेट मुसन्निफा कुरतुल ऐन हैदर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज के सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब में वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं कुरतुल ऐन हैदर की जो किताब है पिक्चर गैलरी, उस पर। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज इस किताब पर बात करनी है, उसकी जो मुसन्निफ है उनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि जब भी उनकी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको एक तो पहला एहसास ये होता है कि क्या इनसे बड़ा कोई आलम मुसन्निफ या मुसन्निफा अदब में कोई होगा। कुरतुल ऐन हैदर, यानी इतना मुताला, इतना वसी मुताला, इतनी कमाल ज़ुबान पे गिरफ्त, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कुरतुल ऐन हैदर में पाई जाती हैं। कुरतुल ऐन हैदर की किताब है, उसका जिक्र करना है, लेकिन उससे पहले उन पे इब्न सईद का बेसिकली खाका है और वो भी इसमें शामिल है। और वो जो शुरू होता है वो होता है कि एनी एक अदबी फ्रॉड है। उन दिनों में आप देखिए कुरतुल ऐन हैदर का कद, जिसका कद जितना बुलंद होता है उतना ही कंट्रोवर्शियल और उतना ही उस पर बात हो रही होती है। हो सकता है कुरतुल ऐन हैदर जो है वो बहुत सो मतलब वो लिफ्ट ही नहीं कराती होंगी, एक उनका अपना एक मकाम भी था, उनका अपना एक मिजाज भी था, और उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाला भी होते होंगे। बहुत कुछ उस ज़माने में कुरतुल ऐन हैदर के बारे में कहा जाता रहा। और फिर बहुत सारे लोग जो थे वो तो उनके इल्मी मर्तबे से इतने मरूब होते होंगे कि उसके बाद दो ही आपके पास रवैये रह जाते हैं, या आप मरूब होकर खामोश हो जाते हैं या फिर आप कोई एक अजीब व गरीब सा रद्द-ए-अमल देते हैं। तो उस तरह के रद्द-ए-अमल के हवाले से इब्न सईद ने लिखा है कि एनी एक अदबी फ्रॉड है। एनी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई बददिमाग किस्म की लड़की है। एनी एक पर्दा नशीन लड़की है जिसने कॉन्वेंट तो क्या किसी अंग्रेजी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। एनी रुमान पसंद है, उसकी तबीयत में मगरबियत कूट कूट कर भरी हुई है। एनी तरक्की पसंद है, एनी रिजत पसंद है। ये और इस किस्म की हज़ारों बातें आप एनी के बारे में सुनेंगे, इन लोगों से भी जो उसको ज़ाती तौर पर जानते हैं और उनसे भी जो इसको बिल्कुल नहीं जानते। हर कोई वसूख से अपनी राय का इज़हार करता है और समझता है कि बस एनी पर ये आखिरी हर्फ है, यानी जो उसने लिख दिया है यह हर्फ आखिर है। एनी कुरतुल ऐन हैदर की एक बड़ी खूबसूरत किताब है, उसका नाम है पिक्चर गैलरी। अच्छा, ये किताब मुख्तसर है
मुख्तसर से मुराद ये है कि इसके टोटल पेजेस अगर देखे जाएं तो मतलब ये कोई 160 सफ़े की किताब है, लेकिन ये 160 सफ़े की इतनी भारी किताब है। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि एक तो इसमें सजाद हैदर जल्दरम उन पर मजमून है, मौलाना महर मोहम्मद शहाब उन पर है, पिक्चर गैलरी के साथ शाहिद अहमद देलवी के हवाले से है, जो इब्न इंशा पे है वो बहुत ही कमाल है। इस पर हम बात करेंगे इसी सेगमेंट में कि इब्न इंशा पे उन्होंने क्या लिखा है। अफसाना है उसमें, और इब्न कुरतुल ऐन हैदर जो हैं उस पर इब्न सईद का जो खाका जो शुरू में मैंने बताया ये है। इस किताब में एक जो खास बात है वो ये है कि मोहम्मद अली रदौलवी के हवाले से लिखा गया। मोहम्मद अली रदौलवी के हवाले से आप यकीनन जानते होंगे, ये नाम आपने यकीनन सुना होगा, और ये नाम आपने सुना होगा ज़िया मुहियुद्दीन से। ज़िया मुहियुद्दीन साहब ने उनका खत पढ़ रखा है और वो क्या खूबसूरत खत है, और वहाँ से रदौलवी साहब का नाम जो है हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ। कुरतुल ऐन हैदर ने मोहम्मद अली रदौलवी साहब के बारे में जो कुछ लिखा है, दास्तान तरास, ये उनका एक खाका है, एक चैप्टर है, और इसमें मोहम्मद अली रदौलवी पे जो बात की है आपको पहली दफ़ा मालूम होता है कि वो कितने बड़े आदमी थे और कितने तरक्की पसंद आदमी थे और क्या कमाल आदमी थे, और उन्होंने बहसियत फ़नकार किस तरह के जो मराहल हैं वो देखे, और उस वक्त आज़ादी निस्वां की शदीद हामी। लिखती हैं कि आज से 30-35 साल पहले अपनी लड़कियों को अपने गुरु जज करामत हुसैन मरहूम के कायम किए हुए स्कूल में अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई। चूँकि ज़िंदगी भर मशगला लिटरेचर रहा, लिहाजा नज़रियाती तौर पर औरत भी आर्ट और लिटरेचर के ज़ुमरे में आ गई। उनका कहना था कि औरत बदसूरत हो ही नहीं सकती। आदाब महफिल और फ़न गुफ्तगू में माहिर इनके ऐसे लोग बहुत कम देखे गए। इनसे मुतल्लिक एक मशहूर है कि उन्होंने आज तक अपना एक दफ़ा का सुनाया हुआ किस्सा या लतीफ़ा दोबारा कभी नहीं सुनाया। बल्कि कुरतुल ऐन हैदर ने यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूज़िक है उस पर वो अथॉरिटी थे, ऐसी अथॉरिटी कि अगर गाने वाले से ज़रा सी भी कोई चूक हो जाए तो उसे फ़ौरन खामोश करा देते या फ़ौरन वहाँ से उठ जाते। आप कैसे बुज़ुर्ग थे हमारे, और ये जितने भी लोग थे ऐसे बुज़ुर्ग जो कि जिसको हम कहें कि अकली हवाले से, अगर अकल के हवाले से कोई पैमाना हम वज़ा करें और उसके बाद हम परखें, तो ये जो वो लोग थे जो कि बहुत ही हाई एंड पे थे, बहुत ही कमाल ज़हीन लोग थे। ये एक रहता पूरा एक मौजू हो सकता है कि इतने ज़हीन लोग पस मंज़र में कैसे चले गए। ये तो प्री पार्टीशन की बातें हैं, या मोहम्मद अली रदौलवी साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी, यानी पार्टीशन के बाद भी हमारा जो पाकिस्तान है इसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं, अली अब्बास जलालपुरी से लेके डॉक्टर मुबारक अली से लेके शहजाद अहमद से लेके कितने बड़े बड़े लोग जो कि उस तरह मंजर में नहीं आए, उस तरह यानी मैसेज के अंदर हमने उनको निसाब कैसा नहीं बनाया, हमने उनकी जो तालीमात थी, इतने ज़हीन लोग थे, लेकिन उनकी निस्बत उनकी बजाय पॉपुलिस्ट जो अदब था या पॉपुलिस्ट ये ज़्यादा मशहूर हो गए। ये जो अकली लोग थे, ये जो बहुत काम करने वाले लोग थे, ये कहीं पीछे चले गए। इसी तरह अब सोचिए कि कितने बड़े बुजुर्ग थे मोहम्मद अली रदौलवी साहब, और इसके वाले से बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो ये किताब में सबसे जो मज़ा आया उसको पढ़ के। और फिर दूसरी जो चीज़ थी वो चांद नगर का जोगी। इब्न इंशा के हवाले से मैं हैरान हूँ कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि बहुत अरसा जो है वो खत लिखते रहे यानी आपा को, और वो जितने भी खतूत हैं जो वो कुरतुल ऐन हैदर को लिखते रहे वो इसमें शामिल हैं। यानी एनी बेगम लिखते थे, एनी बेगम आदाब, चंद दिन हुए, पद्मा का खत है जिसमें आपके तर्जुमे का तराशा मलफूफ है, पद्मा से हमारी खतों किताबत है। इस तरह उनका ये जो खत हैं इस तरह स्टार्ट होते हैं। इस तरह जो है उनका खत, उनका एक मुकम्मल एक असलूब है। आप जानते हैं इंशा जी का खत जो है, मसलन एक कराची से खत लिखते हैं इब्न इंशा जो है कुरतुल ऐन हैदर को, और उसमें अपनी उर्दू की आखिरी किताब के हवाले से लिखते हैं 11 जून 1975। उर्दू की आखिरी किताब के लिए तवील या मुख्तसर या तवील मुख्तसर या मुख्तसर तवील तारुफ पेश लफ्ज़ मुकदमा फ़ौरन तुरंत लिख भेजिए, मेरे खात पत्र का जवाब भी ज़रूर दें। फिर लंदन से उन्होंने खत लिखा 31 मार्च 1977 को, एनी बेगम ताज़ा खबर यह है कि हम भी यहाँ आ गए हैं, मकान अभी नहीं मिला है, आए तो हैं 3 साल के लिए लेकिन इतनी इस्तकामत हम में नहीं है, देखिए कब भागते हैं। उसके बाद इंशा जी के और भी खतूत हैं, और जो एक चीज़ जो बाद में फिर कुरतुल ऐन हैदर ने लिखी, और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल, मैं बहुत अरसा, यानी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि इंशा जी के बहुत सारे ख़तों का जवाब वो नहीं दे सकी, और ख़तों का जवाब ना देने का जो उनको एक पशेमानी थी उसका इज़हार उन्होंने इसमें किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक्चुअली, वो कहती हैं कि ये तस्वुर कैसे किया जा सकता है, या मैं तस्वुर कैसे कर सकती हूँ कि
इंशा जी जो है वो जा सकते हैं, दुनिया से चल जा सकते हैं। तो उस पे फिर उन्होंने ये पूरा जो है उन पे खाका मजमून लिखा है और ये पिक्चर गैलरी में है। पिक्चर गैलरी जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की बहुत ही खूबसूरत किताब है और ये संगे मील ने शाया की है। और इसके अलावा भी जो कुर्रतुल ऐन हैदर की दीगर किताबें हैं वो भी इन्हीं पब्लिशर ने शाया की हैं और यही शाया करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर को पिक्चर गैलरी जो किताब है कुर्रतुल ऐन हैदर की, ज़रूर कुर्रतुल ऐन हैदर की दीगर तमाम किताबें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एक पूरे अहद की डिपिक्शन है। इतनी बड़ी आलिमा, इतनी बड़ी मुफक्किर, उनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारे इतने बड़े मुफक्किरीन को, इतने बड़े उलमा को पढ़ के हमारे दिमाग रोशन होते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। चलते हैं किचन कॉर्नर, जहां आज क्या बन रहा है। ओवर टू यू शेफ मारवी। थैंक यू सो मच हिनायन अली। वेलकम टू किचन कॉर्नर। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और एक इजी रेसिपी। मैं बनाऊंगी आज बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, जो कि मैं बनाऊंगी नेशनल फूड्स के मसाले के साथ। जब भी हम बिरयानी और कढ़ाई का सोच रहे होते हैं तो हमारी टेंशन होती है कि यार इतने सारे मसाले डालने हैं, इतनी गर्मी है, हम इतनी गर्मी में मसाले भी डालेंगे और इतने लॉन्ग प्रोसीजर्स में जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम नेशनल फूड्स का मसाला यूज़ करें और बहुत ही ईजीली हमें कढ़ाई बनानी है, बिरयानी बनानी है और इनकी बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है। आप जो चाहें बहुत ही झटपट बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है चिकन 1 kg, योगर्ट ले लिया है और नेशनल का मसाला मैंने ले लिया है, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। मुझे कोई भी एडिशनल मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ योगर्ट। मैंने 1 kg चिकन लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें ½ kg योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसमें नेशनल का कढ़ाई मसाला ले लिया है। इसमें मैं पूरा का पूरा नेशनल का कढ़ाई मसाला डाल दूँगी, क्योंकि असल मसला हमारा यही होता है कि हमें मसाले डालने हैं बहुत सारे, हमें पता नहीं चलता कि हमें कितने मसाले डालने हैं। बट नेशनल की वजह से हमारी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। आई जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस मिक्स। आप चाहें तो इसको मैरिनेट कर दें, बट इसको एज नीड नहीं होती है सच कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट करो। इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और बाकी जो है मैं ड्यूरिंग कुकिंग यूज़ करूँगी। रोज़ की ये टेंशन, रोज़ की यही परेशानी कि क्या पकाना है, क्या पकाना है। तो ये है, नेशनल ने हमारी लाइफ को बहुत ही इजी कर लिया है कि आपको जो भी पकाना हो आप पैकेट का मसाला लाएं, आप ऐड करें और कोई भी बहुत ही इजीली कुकिंग कर सकता है। और गर्मियों में हमारा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि हम पूरा दिन किचन में लगाएं और हम पूरा दिन कुकिंग करते रहें। तो यहाँ पे मैं अपना स्टोव ऑन कर लेती हूँ। इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। अकॉर्डिंग टू नीड मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। थोड़ा सा हीट होगा ये तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी सफ़ेद ज़ीरा। वरना कढ़ाई के लिए आपको बहुत सारे मसाले यूज़ करने पड़ते हैं, बट इसमें आप थोड़े बहुत चीज़ें यूज़ करके इसमें अपने मसाला ऐड करके मैरिनेट करके आप चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। उसमें टोमेटो, उसमें योगर्ट डाल के बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी 15 to 20 मिनट्स में। इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दूँगी। बटर हमारा मेल्ट होगा जब तक चिकन हमारी थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट हो जाएगी। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लो, ताकि आपके लिए एक ईजी वो होगा कि अगर ओवरनाइट मैरिनेटेड होगी फिर आप झटपट से ऑयल गरम किया, उसमें चिकन डाली एंड आपकी कढ़ाई बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन वेरी केयरफुली। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, मैंने इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लिया है। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूँगी फॉर 5 to 8 मिनट्स, ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है और उसमें सारे मसाले एडिड हैं ऑलरेडी। जब तक चिकन हमारी यहाँ पे गल रही है, पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तब तक मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा टैंग का एक ड्रिंक बनाऊंगी, जो कि होगा मिंट टैंग मार्गरीटा।
जो कि बहुत ही ईजीली बनेगा। और हम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारे दिल चाह रहा होता है हम कोई भी ठंडी सी मज़ेदार सी ड्रिंक्स पिएँ, तो आप अपने मज़ेदार से खाने के साथ ये ड्रिंक बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं। टैंग भी होता है, अगर नहीं है तो लेके रख लें, बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक्स आप बना सकते हैं। टैंग मैं ऑरेंज फ्लेवर इसमें डालूंगी, शुगर ऐड करूंगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप शुगर ऐड करो, नहीं तो आप स्किप कर दो। और काला नमक, थोड़ा सा लेमन और मिंट यूज़ करूंगी। और आप कोई भी वाइट सोडा इसमें यूज़ कर लो या स्पार्कलिंग वाटर आप यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू, आपको क्या फ्लेवर पसंद है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 to 2 ग्लास ऑफ वाटर। इसमें मैं ऐड करूँगी माय फेवरेट टैंग, 4 टेबलस्पून्स ऑफ टैंग या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो टैंग बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप इसको जितना ज़्यादा डालो उतना मज़े का लगता है। टैंग हमें दे रहा है विटामिन सी, डी और जिंक और करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट, तो ये आप गर्मियों में ज़रूर लें। टैंग डाल लिया है मैंने, इसमें मैं ऐड कर दूंगी एनी वाइट सोडा और स्पार्कलिंग वाटर, इट्स अप टू यू। इसमें मैं ऐड कर दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी शुगर। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसमें शुगर ऐड करो। ब्लैक सॉल्ट टू गिव इट अ वेरी नाइस टेस्ट, लेमन जूस, आइस डाल दूंगी मैं इसमें एज नीडेड, क्योंकि हमें बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा ड्रिंक बनाना है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें मिंट ऐड कर लूँगी। आइस हमारी इसमें फुली क्रश हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी मिंट, काफ़ी सारा मिंट जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मिंट मार्गरीटा उसमें मिंट ज़्यादा ही डलता है। जस्ट ऐड मिंट इन इट, गिव इट अ वेरी नाइस ब्लेंड। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा टैंग मिंट मार्गरीटा इज़ रेडी। मैं इसको ग्लासेस में निकाल लूँगी। इसको मैं हटा देती हूँ चीज़ों को। लुक एट दिस टैंग मिंट मार्गरीटा विथ यमी यमी कढ़ाई। इसमें हम लेमन वेजेस ऐड कर देंगे। टैंग मिंट मार्गरीटा हमारा रेडी है। मैं अपनी चिकन को चेक कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और यमी सी कढ़ाई मेरी रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको मैं गार्निश कर लूँगी विद धनिया, क्योंकि गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है फॉर एनीथिंग। जो भी आप बना रहे हो, आपकी गार्निशिंग और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी मेरी नेशनल की चिकन कढ़ाई विथ टैंग मिंट मार्गरीटा रेडी है। आप लोग भी ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। फुटबॉल की तो बात हमने की, अब क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है और पीसीबी ने 25-26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट को लाजिम करार दिया है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेंगे और डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजिम करार दिया गया है, जबकि पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी बनाई गई है। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में ही पास करना जरूरी है। लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक ने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट टैलेंट की नर्सरी है और मयार पर समझौता नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज के लिए अमेरिका पहुंच गई है और दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 1 अगस्त को पहले मैच से होगा और इस बार कौमी स्क्वाड में कई हैरानकुन फैसले किए गए हैं। 3 वनडे और 3 T20
मैचेस पर मुश्तमिल इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान को वनडे का कप्तान बरकरार रखा गया है, जबकि सलमान अली आगा T20 की क़यादत करेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाड में अदम मौजूदगी ने शायकीन को हैरत में डाल दिया है। क्या ये तब्दीलियां टीम के मुस्तकबिल की जानिब इशारा कर रही हैं या फिर कोई ये नई हिकमत अमली का आगाज है? इस पर हमने बात करी। जी हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, सुबह खैर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। यूसुफ साहब, सबसे पहले जो पीसीबी की नई फिटनेस पॉलिसी है, ये बताएं कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी नज़र में ये एक मस्बत कदम है? देखें, इना स्पोर्ट्स नाम ही फिटनेस का है। हर खिलाड़ी में स्किल होती है, टैलेंट होता है, वो आगे आता है, और लेकिन फिटनेस की बुनियाद पर उसकी टीम की सिलेक्शन होती है। आपको याद होगा कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें हमारी फिटनेस की वजह से हमें कई बार जीते हुए मैच हम हार जाते हैं। तो इसी चीज़ को उस पर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फिटनेस पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें जितने भी रीजनल खिलाड़ी हैं उनका इंतखाब होना फर्स्ट क्लास के लिए, जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 के मैचेस होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट कप होगा डिपार्टमेंट टीमों के दरमियान। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि फ़िटनेस पहले ले ली जाए ताकि वही खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बने जो फिट हो और जिसमें अहलियत भी हो साथ साथ। बिल्कुल। तो इससे यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में एक ग्रासरूट सतह पर एक कदम उठाया गया, जिससे पहले के साथ साथ जो हमारी कौमी टीम उसके लिए फिटनेस टेस्ट भी रखे गए थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा अरसा आया कि उसमें फिटनेस टेस्ट का जो सिलसिला जारी नहीं रखा गया। तो मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और दूसरे जो मेगा इवेंट उससे पहले फिटनेस टेस्ट की पॉलिसी को लागू किया। पहली बार डिपार्टमेंटल जो टीम है उनके फिटनेस टेस्ट भी पीसीबी खुद ही ले रहा है। इसमें इतनी गहरी सतह पर पहले नहीं हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम खिलाड़ी उनको रीजनल ये फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया गया। इसमें अब किसी भी खिलाड़ी के लिए जान छुड़ाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ठीक है, आप रन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप मुकम्मल फिट नहीं होंगे तो उस वक्त तक आगे चलकर बड़ी क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करेंगे। इस सिलसिले को खत्म करने के लिए ये कदम फैसला किया गया। तो मेरे ख्याल में इससे थोड़ा फायदा होगा पाकिस्तान की आने वाली जो यंगस्टर उनको भी, और जो हमारे बाकी स्टार्स हैं उनको, पुराने खिलाड़ी हैं उनको भी। आप जानते हैं ना इस बात को कि पीसीबी को कोई जवाब नहीं चाहिए किसी को स्क्वाड में शामिल करने और किसी को निकालने के लिए। अगर फिटनेस टेस्ट की हम बात करें तो क्या ये एक और नई लेयर नहीं पैदा कर दी उन्होंने जिसको जवाब बना के किसी को पीछे रखा जा सकता? देखिए, आपकी बात ठीक है, किसी भी खिलाड़ी को अगर टीम में सेलेक्ट करना हो तो कहा जाता है कि इसकी ये परफॉर्मेंस है, ना सेलेक्ट करना हो तो कहा जाता है कि इस वजह से इसको ड्रॉप किया गया है। ये पसंद नापसंद का सिलसिला माजी में भी जारी रहा, अभी कुछ हद तक जारी है, लेकिन इसको कम करने की अब कोशिश की जा रही है। तो फिटनेस के हवाले से यकीनी तौर पर ये अच्छी चीज़ें हैं कि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमने बेहतर तो करना है चीज़ों को। जब तक बेहतरी की जानब नहीं जाएंगे दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? हमारी टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर। तो ऐसा किसी और जगह होता है? सब जगह पे होता है। तमाम बोर्ड जो अपने फिटनेस टेस्ट लेते हैं, बल्कि रेगुलर लेते हैं, वो हर 3 माह के बाद इनके ज़रूरी करार दिया गया कि आप फिटनेस टेस्ट लें। अब आप जल्दी इसके बाद देखेंगे जब ये सीरीज़ खत्म होगी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की, अब ये पीसीबी अनाउंस करेगा कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं खिलाड़ियों को नए, उसके लिए भी फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे, और जो फिटनेस टेस्ट में पास होगा इसमें मुख्तलिफ किस्म की रनिंग्स होती हैं। अच्छा, अगर ये पहली या दूसरी उसमें अटेम्प्ट में नहीं करता कोई प्लेयर जिसको इन्होंने कहा है कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके लिए क्या कोई मुतबादल कोई रहनुमाई का निज़ाम मौजूद होगा या क्या ऑप्शन बचेगी? देखें, उसके लिए अव्वल तो जितने भी ये खिलाड़ी हैं सारे अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। अब फिटनेस टेस्ट पॉलिसी से होगा ये कि ये अपने आप को जो एक्सरसाइज है उसको बेहतर करेंगे कि हमने मुकाबला करना है, ज़ाहिर है हमने सिलेक्शन होती है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि फिटनेस की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि टैलेंट तो यकीनी तौर पर सब में होता है। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि आपको 2 बार मौका दिया गया। पहली बार आप मौका उसमें पास नहीं हो पाते फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरिया पर, तो दूसरी दफ़ा जब आपको मौका मिले तो अपने आप को बेहतर करके आएँ और अपनी जो अहलियत उसको साबित करें कि आप मुकम्मल फिट और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप फिट नहीं हो पाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपको घर बैठना पड़ेगा, किसी और को मौका मिल जाएगा। और ये जो अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मौका नहीं मिल रहा है T20 स्क्वाड में शामिल होने का, देखें यकीनी तौर पर इसमें हमारे फेवरेट है बाबर आजम भी, रिजवान भी, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार्स हैं, माजी में इनकी बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हर फॉर्मेट का अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरेंगे यकीनी तौर पर फिर आपकी जगह लेने वाले नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। पीसीबी ने भी ऐसा कुछ किया कि इनको बाहर बिठाकर नए खिलाड़ियों को मौका दिया। गो के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हमारे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में, लेकिन अब चूँकि आगे मूव ऑन करना है तो हमें यकीनी तौर पर इनको भी थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो हालिया T20 कॉम्बिनेशन है इसमें आप क्या समझते हैं कि इन सीरीज़ में जो नए खिलाड़ी हैं उनको आजमाना दुरुस्त है?
देखिए मेरे ख्याल में आप देखें जो बॉलिंग का शोबा तो उसको भी बेहतर किया गया। सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, अब्बास अफरीदी को ड्रॉप किया गया, गो कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बांग्लादेश के खिलाफ। हमने कमबैक करवाया नसीम शाह का, उसमें शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, हसन अली को मौका दिया गया, नसीम शाह को वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग जो हमारी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। बैटिंग में यकीनी तौर पर एक गुंजाइश अभी मौजूद है, बाबर आजम की हमें गुंजाइश रखनी चाहिए। बाबर आजम ने जो मुझे एक दोस्त ने बताया कि आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया, अपनी जो उनमें खामी थी कि वो स्पिन बॉल को ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते, उस पर आउट हो रहे, तो उसको उन्होंने थोड़ा वर्क किया। उसके अलावा उन्होंने जो बड़ी हिटिंग होती है, स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना, उस जानब तवज्जो दी है। बाबर आजम, रिजवान, ये सारे बिग बैश जो लीग होगी ऑस्ट्रेलिया की दिसंबर में, उसमें भी यकीनी तौर पर हिस्सा लेंगे। और उससे पहले उनके लिए एक चैलेंज है कि अपने आप को रिक्वायरमेंट जो T20 फॉर्मेट की है, जिस पर यंगस्टर को मौका दिया, खुद को हल करें। उनके पास अच्छा मौका है, जो वनडे स्क्वाड हमारा गया जाने वाला है। कल ये कराची से रवाना होंगे, आज ये कराची पहुंच रहे हैं बाबर और नसीम शाह, उसके वहाँ पर रिजवान और अब्दुल्ला शफीक वहाँ से इनको टीम को ज्वाइन करेंगे। तो कल इनकी फ़्लाइट है अमेरिका के लिए, वहाँ पर वनडे मैचेस हैं हमारे 8, 10 और 12 तारीख को। अगर उसमें ये परफॉर्म करते हैं, सेलेक्टर को ये लगा, कोचेस को ये लगा कि यार इनमें तो दोबारा वाकई इन्होंने अपने आप पे थोड़ा बेहतर किया है, अब जो स्ट्राइक रेट उसको बेहतर किया, यकीनी तौर पर आने वाले जो एशिया कप होगा इसमें कंसिडर किया जा सकता है। पीसीबी ने पहले ही कह रखा है कि किसी भी क्रिकेटर्स के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, जो परफॉर्म करेगा, जो अपने आप को बेहतर करेगा, उसके लिए हम तो अभी आपने कहा ये बांग्लादेश सीरीज में कुछ नौजवान खिलाड़ियों ने, हमारे बॉलर्स ने हमारे परफॉर्म किया है, लेकिन नसीम शाह को वापस ले आया गया है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये आप कैसे देखते हैं इसको कि जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको भी बाहर बिठा दिया जाता है और फिर उनको ले आया जाता है जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उनको मौका दिया जाता है? देखें इसमें मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा को कैरी ऑन करना चाहिए था साथ टीम के, नहीं किया। ये सिलेक्टर ही इतनी तौर पर बता सकते हैं। हो सकता है कि उनके जहन में ये कि हमारे पास एक जो बेंच पर बैठने वाले बैकअप पूल है वो हमारा तैयार हो चुका है यंगस्टर का, उसकी शक्ल में सीनियर के लिए। लेकिन जब टीम बड़ी हो, कंडीशन मुख्तलिफ हो, तो यकीनी तौर पर सीनियर से ही काम लिया जाता है। और इसलिए मेरे ख्याल में नसीम को तो वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। शाहीन, हसन और जो हारिस रऊफ है ये T20 फॉर्मेट का हिस्सा बने हैं। तो इतनी तौर पर इससे पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनों का कदर बेहतर हुई है। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज़ के तो इतनी तौर पर हमारे लिए ख़तरा होते हैं। गो के ऑस्ट्रेलिया के हाथों उनको 8 मैचेस में तमाम मैचेस में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं, 5 T20 मैच वो हार चुके हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है कि कमजोर से कमजोर टीम भी शेर बनकर सामने आ जाती है। ऐसा ही है। चलें लेकिन देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अगली जो हमारी सीरीज आ रही है उसमें हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आज का दिन बहुत खास है। 30 जुलाई, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन। ये दिन हमें एक लम्हा देता है रुकने, सोचने और समझने का। सोचने का कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुल्क, हमारे गली मोहल्लों, शहरों और देहातों में कितने ही बच्चे, औरतें और मर्द ऐसे हैं जिन्हें धोखे, लालच या ताकत के जरिए उनकी मर्जी, उनका बचपन, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। कहीं उन्हें मजदूरी के नाम पर गुलाम बनाया गया है, कहीं घरेलू मुलाजमा के भेस में कैद रखा गया है, कहीं बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाब दिखाकर खतरनाक रास्तों से गुजरने पर मजबूर किया गया और कहीं वो खामोशी से लापता हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक आलमी मसला है जिसका शिकार हर साल 25 मिलियन से ज़ायद इंसान होते हैं। पाकिस्तान से हर साल सैकड़ों लोगों को बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है। 2022 और 23 में 1000 से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का सामना खास तौर पर उन लोगों को होता है जो कमज़ोर हैं, बेबस हैं और ख्वाब देखने की गलती कर बैठते हैं। ऐसे नौजवान जो बैरून मुल्क रोज़गार के ख्वाब में सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। ऐसी लड़कियां जो तालीम या शादी के झूठे वादों के पीछे अंधेरे में धकेल दी जाती हैं। ऐसे बच्चे जिनका बचपन सिर्फ चंद रुपयों में बेच दिया जाता है। आज हम इंसानी स्मगलिंग जैसे हसास मगर अहम मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये जुर्म कैसे होता है, कौन शिकार बनता है और सबसे अहम हम क्या कर सकते हैं। इस अहम तरीन इशू पर अभी हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? सज्जाद साहब, हम जानना चाहेंगे, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हमने कवर भी की हैं, अपने नाज़रीन से शेयर भी की हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंसानी स्मगलिंग किस नौयत की हो रही है पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा मुतासर ग्रुप कौन है?
देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुतासरीन में वही हैं जो मिडिल इनकम के लोग हैं या लोअर इनकम के लोग हैं, वो ज़्यादातर वो मुतासरीन हैं। एरिया अगर आप कहेंगे तो वो गुजरांवाला डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न आपको मिलेगा ज़्यादातर, या उसके सराउंडिंग एरिया रावलपिंडी या कश्मीर या सरगोदा डिवीज़न और फैसलाबाद को लगा लें, तो ये एरिया ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड हैं। उसके बाद अगर देखें तो कौन कौन सी कैटेगरी जा रही है, तो उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, उसमें बच्चियां भी हैं। और हमारा फोकस क्योंकि कभी इतना रहा ही नहीं, हमने कभी चेक ही नहीं किया कि हाँ इसको एनालाइज करें, कोई डाटा इकट्ठा करें, डाटा एनालाइज करके फिर देखेंगे कितना है। चंद दिन पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी कि हमारे वफाकी वजीर मजहबी मूर साहब ने फरमाया कि 40,000 तक लोग जो थे वो इराक में जाके मिस हो गए, गायब हो गए। अब मुझे नहीं पता कि भी उन साहब के पास, मिनिस्टर साहब के पास डाटा कहाँ से आया। डाटा तो वजारत दाखिला के पास होना होगा और वजारत दाखिला ने उसको डिनाई कर दिया। अब देखें, अगर वो 40,000 है, 50,000 है, 10,000 है, जितने भी लोग हैं आइडेंटिफाई करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, वजारत दाखिला का काम है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद चीज़ है कि उसको वापस लाया जाए। उनमें से कितने हैं जो इसमें कश्ती में डूब गए हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट ये दिसंबर में कश्ती डूबी, इस साल जो था वो फरवरी में डूबी, जून में डूबी, और अभी ये जुलाई में फिर डूब गई है। और इसमें जिसमें उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तानी शामिल थे, और दर्जनों पाकिस्तानी जो थे वो इसमें जान गवा बैठे। और पीएम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक सो मोटो लिया जब कुछ 2 साल पहले कश्ती डूबी, उसके बाद बल्कि 2 से अब तो 3 साल होने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। चंद दिन मीडिया में क्योंकि हाइप थी तो वो एक्टिव हुए, उसके बाद फिर वो स्लो हो गए। 1 साल बाद फिर बड़ा हादसा हुआ, फिर दर्जनों लोग उसमें जान गवा बैठे और कश्ती डूबी, और फिर उन्होंने दोबारा एक्शन लिया, उसमें एक DGFI को ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है। जो अभी जो लोग जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ज़ियारतों के चक्कर में जाते हैं, सऊदीया जाएंगे, आगे से गायब हो जाएंगे, या वो इराक, शाम, ईरान इधर जाएंगे, बाय एयर भी जा सकते हैं। तो इवन जो इराक का वीजा वो फ्री एंट्री है, तो वहां से जाके जो गायब हो रहे हैं, और इसका रेगुलरली डाटा एनालाइज करें कि कौन गया है, उसको रेगुलेट करें। और ये वक्त की हम जरूरत है सज्जाद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डेटा भी जरा सामने आए, रेगुलाइज किया जाए। और दूसरी चीज ये कि एक्सपोज भी किया जाए ना, क्योंकि ये जो इतना बड़ा काम है, ये एक माफिया ही इसको मैं कहूँगी जो काम कर रहा है। इसमें एजेंट्स भी हैं, फिर इमिग्रेशन अफसरान भी जरूर शामिल होंगे, तो फिर इसमें मुलविस जो सब लोग हैं उनको भी तो सामने लाया जाए। क्योंकि हर बार सिर्फ कह देने से कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इस पर कमेटी बनेगी, तहकीकात करेगी, तो कुछ सामने नहीं आती है असलियत। तो वो कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप माफिया की बात करेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया कितना स्ट्रांग है उसका अंदाजा इस हिसाब से लगा लें कि इस वक्त बड़ा हार्ड इशू है जो सेक्स ट्रैफिकिंग है। उसमें इवन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी एलिज किया जा रहा है कि ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट रैकेट। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो रैकेट कितना पावरफुल होगा। उसमें दुनिया के जो एप्स्टीन वाला इशू आया है, तो उसमें दुनिया के कितने बड़े पावरफुल जो है लेवल पे लोग होंगे जो उसका हिस्सा होंगे, पाकिस्तान में कितने होंगे, बाकी ममालिक में कितने होंगे। तो वो इसकी जो स्ट्रेंथ है इस माफिया की, वो तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और बाकी यह है कि देखिए, जो हमारा जो लड़कियां हैं, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज को अगर देखेंगे तो, और बाद और जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां जा रही है, रशियन स्टेट्स को जा रही है, तो उसमें भी है कि जो अंडर एज बच्चियां पाकिस्तान से कितनी जा रही हैं उसका कोई डाटा भी हो। उसमें भी काफी दफा जो इमिग्रेशन वो ऑफलोड करते हैं। लेकिन जहां तक वो इमिग्रेशन का तल्लक है, तो इमिग्रेशन की अक्सर औकात जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें भी, क्योंकि रेगुलर जो होता है ना कि प्रोसेस हो, वो नहीं है। फिर आप देखेंगे ह्यूमन स्मगलिंग में आपने कितने बंदे पकड़े हैं, मोस्ट वांटेड कितने थे, उसमें जो मोस्ट वांटेड थे या आप टॉप के जो थे वो स्मगलर थे, उसको कितनी सजाएं हुई हैं। आप डेटा निकालें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम है, ये वजारत दाखिला का काम है कि भी देखेंगे पिछले 5 साल में, 10 साल में जो सबसे बड़ा हमारा जो रीजन है वो गुजरांवाला गुजरात डिवीजन है।
तो वहीं पे चेक कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात आपसे कहने वाला था। आपने सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, कश्मीर और रावलपिंडी की बात की है, तो ये जो रीजन्स हैं, आपको लगता है कि इन रीजन्स में कोई क्लीनिंग ऑपरेशन होने चाहिए? इस तरह के जो एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों को स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ? देखिए, मैं तो अभी टू बी ऑनेस्ट मैं स्टेट पे कहूंगा कि हमारी नीयत नहीं है। हमारे जब दायरे में जो बैठे लोग हैं, जब वो पैसा कमाने के चक्कर में होंगे तो वो फिर इस चीज का कला कमा नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट माफिया, ह्यूमन स्मगलिंग एजेंट जो हैं, वो FIA के दफातर में बैठ के काम कर रहे होंगे और वो उनके पूरे ग्रुप बैठे होंगे गुजरावाला, गुजरात में। बिल्कुल सज्जाद साहब, ये वाकई बहुत बड़ा अलमी है और ये सिर्फ कानून का नहीं है मसला, इंसानियत का मसला है। इस पर जरूर हम आगे चलकर भी आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अभी आपने हमें वक्त दिया और बात की। जनाब, अगर आप 40-50 लाख देखकर इन एजेंट्स के हाथों गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जाएंगे, तो आप अगर डायरेक्टली जाएं और सही तरीके से, कानूनी तरीके से जाएं, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं और कम रकम में। तो अपने आप को और अपने ख्वाबों को ज़ाया मत कीजिए इस तरह से। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।